एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। इससे पहले हमने क्लॉसियस-मोसर्ट इक्वेशन को डिराइव किया था। अगर मैं उसको यहाँ पे रेफरेंस करूँ तो क्योंकि यहाँ पे हम एक फॉर्म उसकी लिखेंगे तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसे लिख रही हूँ। क्लॉसियस-मोसर्ट इक्वेशन जो हमने लास्ट टाइम डिराइव की थी दैट वाज ER-1 डिवाइड बाई ER+2 इक्वल्स 1/3 E0 समेशन ओवर I एंड NI अल्फ़ा I, जिसमें ये पोलराइजेबिलिटी है। दीज आर द नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स या पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। E0 इज़ द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस एंड दीज आर द रिलेटिव परमिटिविटीज़। ठीक, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलराइजेबिलिटी की, जिसमें हमने 3 टाइप्स को देखा था कि अगर आप एक मटेरियल ले रहे हैं ना तो उसमें पोलराइजेबिलिटी, नेट पोलराइजेबिलिटी जो होती है जिसे हम कह सकते हैं अल्फ़ा, वो 3 सोर्सेज से आ सकती है। पहला सोर्स है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी जिसे हम टाइप भी कह सकते हैं, दूसरा है आयनिक पोलराइजेबिलिटी और तीसरा है डाईपोलर पोलराइजेबिलिटी कि एक मटेरियल इन 3 वेज़ में पोलराइज हो सकता है। ठीक है, तो हर मटेरियल लेट्स से कोई और कुछ मटेरियल्स हैं जो ये इन 2 वेज से पोलराइज हो सकते हैं, इससे नहीं हो सकते। कुछ होंगे जो इन 2 से हो सकते हैं, कुछ होंगे जो इन 2 से, कुछ होंगे जो तीनों से होंगे। मेनली जो पोलराइजेशन होती है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी होती है हर मटेरियल में, क्योंकि हर मटेरियल एटम का बना होता ही है। तो हेंस आगे हम 3 टाइप्स अगर देखें तो हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी होती है, सेकंड आयनिक पोलराइजेबिलिटी होती है एंड थर्डली डाईपोलर पोलराइजेबिलिटी होती है। इस वीडियो में हम इनकी डेफिनेशंस देखेंगे और लाइट सा मैथमेटिक्स देखेंगे और बहुत लाइट सा मतलब इनके डायरेक्ट फार्मूलाज देखेंगे। और इस वीडियो के बाद जो वीडियो होगी उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी की क्लासिकल थ्योरी देखेंगे और उसके बाद डाईपोलर पोलराइजेबिलिटी की भी थ्योरी देखेंगे और उसकी फॉर्मुलेशन डिटेल में करेंगे। तो ये नेक्स्ट 2 वीडियोज़ होंगी एंड देन हम इनके बारे में प्रॉब्लम्स करेंगे। आयनिक पोलराइजेबिलिटी के बारे में जो यहाँ पे हम एक फार्मूला लिखेंगे वही यूज़ होगा आगे भी, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में वही सिंपल सा वो फार्मूला होगा। सो अब डिफाइन करते हैं इन तीनों पोलराइजेबिलिटीज़ को, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी को पहले डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी अराइजेज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी से हमें यही मिल रहा है हिंट कि ये वैसा ही है जो हम पहले समझते आ रहे थे नॉर्मली कि तमाम एटम्स जो हैं उनमें न्यूक्लियस है, जिसे लेट्स से हम कहते हैं पॉइंट न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी अराइजेज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, उनकी जो प्रीवियस पोजीशंस थी जो उससे इनका डिस्प्लेस हो जाना, सिमेट्रिक पोजीशन से इनका डिस्प्लेस होके न्यूक्लियस से अवे मूव कर जाना, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। तो ये होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू देयर न्यूक्लियस, उनका अवे फ्रॉम न्यूक्लियस मूव कर जाना। व्हेन एक्सटर्नल फील्ड्स आर अप्लाइड द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड moves away or against the applied field, creating a non-symmetric distribution of charge and the center of electronic cloud is separated from the nucleus by a net distance d। ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे हमने पहले भी किया था कि जब पॉजिटिव चार्ज और लेट्स से जो नेट इस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का या इलेक्ट्रॉन का चार्ज का इम्पैक्ट पॉइंट बनता है वो लेट्स से ये बनता है। तो अगर ये 2 पॉइंट्स सेपरेट हों बाय डिस्टेंस d तो ये डायपोल बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक डायपोल बनेगा और इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन हेंस इससे होगी। और अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं जो कि ये बनती है परफेक्ट स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे इन दोनों का सेंटर लाई करता है, तो यहाँ पे फिर डायपोल एग्जिस्ट नहीं करता होता। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी के बारे में देख लिया। अब हम अगर जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी है इन ऑप्टिकल रेंज में अगर इसको देखें, ठीक है, ऑप्टिकल रेंज में, तो क्लॉसियस-मोसर्ट इक्वेशन को रिड्यूस किया जा सकता है अनदर फॉर्म में। ठीक है, वो फॉर्म कैसे हमें मिलेगी, वो फॉर्म हम लिखते होते हैं इन टर्म्स ऑफ दी डाइलेक्ट्रिक, हम लिखते होते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्लेस कर देते होते हैं विद n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। और वो हम कैसे हमें पता चलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डेफिनेशन होता है C/V,
ठीक है। तो सी होता है इन जनरल जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी मीडियम में, वो वी इक्वल्स 1/e और म्यू होती है। ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर आप देखें वैक्यूम में तो वो हो जाती है ई नॉट म्यू नॉट। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसको फर्दर ऑन हम लिख सकते हैं कि ये ई जो होता है फर्दर ऑन ई नॉट ई आर होता है, और ये म्यू जो है फर्दर ऑन म्यू नॉट म्यू आर होता है। तो यहाँ पे पुट अगर हम कर दें सी यहाँ पे क्या है 1/√e नॉट म्यू नॉट डिवाइडेड बाय का साइन डिवाइडेड बाय ये ई नॉट म्यू नॉट में अलग कर लेती हूँ ये वाला अंडर रूट, और ई आर म्यू आर वाला अलग कर लेती हूँ। अब डिवीजन का जब साइन हटता है मल्टीप्लिकेशन का आता है तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा सारी टर्म, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया है, n इक्वल्स टू आ चुका है √e r म्यू आर। ठीक हो गया। ये n की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। और अगर आपके पास जो मटेरियल है वो नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिज्म नहीं है, जो ऐसे मटेरियल जिनमें पहले से मैग्नेटिज्म मौजूद नहीं है, ठीक है, जो पहले से मैग्नेटाइज्ड नहीं होते, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पहले से मैग्नेटाइज्ड होते हैं ना, तो वो नहीं। तो जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना उनमें म्यू आर जो है वो 1 के इक्वल होता है। रिलेटिव परमिटिविटी मींस वो ऐसे ही है जैसे फ्री स्पेस उनके लिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर पुट करें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के तो ये इक्वल टू ई आर आ गया। ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं तो ये ई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास n स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पे वो रिप्लेस कर दें तो ये ई आर जहाँ पे है ना उसकी जगह n स्क्वायर में लिख रही हूँ -1 और डिवाइड बाई n स्क्वायर +2 हो जाएगा इक्वल्स 1/3e नॉट समेशन आई एन आई अल्फ़ा आई। ठीक है। तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी के लिए ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है। जिसे हमने डिराइव स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज़ करते हुए किया है। तो ये यहाँ तक हमने इसका कर लिया। अब हम डिफ़ाइन करते हैं आयनिक पोलराइजेबिलिटी को। ठीक हो गया। और आयनिक पोलराइजेबिलिटी, अब यहाँ पे आयनिक पोलराइजेबिलिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे आयंस का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है। आयनिक पोलराइजेबिलिटी अराइजेज from the relative displacement of positive and negative ion। ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन था यहाँ पे। ठीक है। ये लेट्स से एल्यूमिनियम आयन है। ठीक है। AlCl3 ले लेते हैं। ठीक है। या NaCl भी ले लेते हैं। NaCl ले लेती हूँ। ठीक है। वो ज़्यादा सिंपल है। अब NaCl यहाँ पे मैं अगर बनाऊँ, Na ये है और ये Cl है। ठीक हो गया। इस पे नेगेटिवली चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है, और ये क्योंकि आयंस फॉर्म में होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड्स में ये आयन फॉर्म में होते हैं, तो ये फिर पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिव। अब मैं एक फील्ड अप्लाई कर देती हूँ इस डायरेक्शन में। ठीक है। इस डायरेक्शन में इसलिए किया क्योंकि नेगेटिव मैंने यहाँ पे शो कर दिया था, तो ईजिली मैं एक्सप्लेन कर सकूँ इसलिए। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि एक तो पोलराइजेबिलिटी होगी इनके एटम के अंदर जो कि होगी इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, इसके एटम के अंदर भी, इस एटम के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है इनका, ठीक है, न्यूक्लियस भी है इनके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स भी हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स एक तो रिस्पॉन्स करेंगे इस फील्ड को इनके एटम के अलग अलग से इनमें। दूसरा क्या होगा कि ये एज अ होल भी नेगेटिवली चार्ज है, ये एज अ होल पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये एज अ होल चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे, और ये जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो अगेंस्ट द फील्ड मूव करता है। मीन्स ये फील्ड इधर अप्लाई किया ना तो ये इधर मूव करेगा स्लाइटली, और ये वाला फील्ड के साथ मूव करता है तो ये इधर मूव करेगा। तो यहाँ पे ये लेट्स से पहले इनका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस d था ना, d1 में कह देती हूँ, तो ये फिर यहाँ पे ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ये इनकी जो इक्विलिब्रियम की पहले जो इनका स्टेबल डिस्टेंस था वो डिस्टर्ब हो गया, और ये आप बिगर डिस्टेंस में आ गए d में, और ये जो इनमें सेपरेशन क्रिएट हुई है इसकी वजह से इनका डायपोल बनता है। ठीक है। और इस डायपोल को हम कहते हैं आयनिक डायपोल, और इसकी वजह से जो पोलराइजेबिलिटी होती है उसे आयनिक पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। तो इनका जो डायपोल मोमेंट बनेगा वो इक्वल होगा Q विच इज़ द चार्ज ऑन ईच आयन। ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों पे इक्वली चार्ज होता है हमेशा। ठीक है। जो भी आप आयन लेते होते हो ना, आयनिक कंपाउंड्स दोनों में इक्वली चार्ज आ रहा होता है, तो Q इज़ द चार्ज और ईच आयन मल्टीप्लाई बाय D जो इनमें सेपरेशन डिस्टेंस आ गया है। ठीक है। और ये डायपोल मोमेंट हो गया, और पोलराइजेशन क्या हो जाएगी, आयनिक पोलराइजेशन वो इक्वल हो जाएगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, टाइम्स द डायपोल मोमेंट, और ये NQD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। पोलराइजेशन ड्यू टू आयनिक पोलराइजेशन जो होती है वो इस चीज़ के इक्वल हो जाएगी। Q इज़ द चार्ज और ईच आयन, D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द आयन्स, एंड N इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स हमने की हुई हैं, इससे पहले मैंने अपलोड की हुई हैं, तो आप वो भी प्रैक्टिस करना। इसके अलावा भी हम देखेंगे अगर और हमें चाहिए हुई। तो यहाँ तक हमने इन दोनों को बस डिफाइन करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद डायपोलर पोलराइजेबिलिटी को भी देखेंगे, उसी में उसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे। तो आई होप हमें यहाँ तक हो गया है।